हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो ब्लॉक नंबर 1 के यूनिट नंबर 1 में हमें मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करनी थी। उसके कुछ कंसेप्ट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो, तभी आपको हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो ब्लॉक 1 था हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जहां पे लेसन नंबर 1 यानी कि हमारे पास क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी। ये यूनिट नंबर 1 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे हमें मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करनी है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का, जहां पे हम ये समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836036 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हम सब लोगों ने एक चीज देखी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो RBI कंट्रोल करती है, और इसके अकॉर्डिंग जो RBI है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखती है। क्योंकि मैंने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियोस में कि मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है तो भी दिक्कत है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कम है तो भी दिक्कत है, डिफ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में मनी सप्लाई को बराबर रखने के लिए इस पॉलिसी को यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब समझते हैं कि करके। तो RBI रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। जो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक, वो करता क्या है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। एंड मनी मार्केट इन इंडिया, फॉर दिस इट इज vested with authority to exercise certain quantitative and qualitative measures। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी सप्लाई, ताकि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई, अगर मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हमें समझना है कि कैसे उन इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि उन तरीकों को यूज करके जो RBI है वो कहीं ना कहीं मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। अब समझते हैं क्वांटिटेटिव। तो दो हैं, पहले क्वांटिटेटिव समझते हैं। तो मेजर्स आर एम्प्लॉयड टू मॉड्यूलेट, तो बहुत से मेजर्स हैं जो हम लगाते हैं यहाँ पे टू मॉड्यूलेट द क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स। अब हम सब देखते हैं कि भाई जो पैसा है, जो मनी सप्लाई है वो दो फॉर्म्स में होता है। एक तो खुद का पैसा यानी कि जो हम कमा रहे हैं वो पैसा, जो नोट छप रहे हैं उसका पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। दूसरा क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि मनी सप्लाई हमेशा दो ही तरीकों से होती है। एक RBI खुद कर रही है, कैसे, नोट छाप के, कॉइंस के जरिए, ठीक है, तो इस तरीके से पैसा मार्केट में आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई क्रेडिट क्रिएशन, नोट नहीं छप रहे लेकिन लोगों को उधार मिल रहा है, पैसा उधार पे मिल रहा है, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का। ये दो तरीके हैं मनी सप्लाई को देखने के। अब इन दोनों चीजों को ना RBI खुद रेगुलेट करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस। अगर मनी सप्लाई पहले ही बहुत ज्यादा है तो कोशिश की जाती है कि RBI कम से कम नोट छापे, ठीक है, कम से कम कॉइंस इशू करे, ठीक है। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है कि क्रेडिट क्रिएशन कम कर दे, क्योंकि मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है। अगर हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, यानी कि मनी सप्लाई कम है, तो RBI जो है वो जो करेंसी छापना क्या कर सकती है, जारी कर सकती है, नई करेंसीज को छाप सकती है। दूसरा कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा सकती है। तो ये तरीके होते हैं RBI के लिए रेगुलेट करने का तरीका मनी मार्केट का। तो वही चीज यहाँ पे है, व्हाइल द क्वालिटेटिव मेजर्स आर यूज्ड टू डायरेक्ट द क्रेडिट फ्लो टुवर्ड्स द डिजायर्ड सेक्टर। दूसरा क्या होता है कि भाई क्रेडिट का फ्लो जो है वो कहां पे बनाया जाए, डिजायर्ड सेक्टर्स तक बनाया जाए ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये तरीके होते हैं। दूसरा क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इज टू फोल्ड प्रोसेस। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर हमें मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है तो टू फोल्ड वेज हैं, दो तरीके होते हैं। पहला क्या आता है, रेगुलेटिंग कैश इन सर्कुलेशन, कि भाई कितना पैसा, कितना कैश ऑलरेडी सर्कुलेशन में है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है रेगुलेटिंग क्रेडिट, हम क्रेडिट को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि दो ही तरीके हैं, कैश रेगुलेशन और क्रेडिट रेगुलेशन।
अगर दोनों रेगुलेट हो गए तो मनी मार्केट में जो मनी है वो अपने आप ही कंट्रोल में रहेगी। इसके बाद क्या आता है, आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी। आरबीआई नई करेंसी इशू करती है टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर मनी कीपिंग इन व्यू ऑफ ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। जो हम सब जानते हैं भाई ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोगों को पैसे की नीड पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो आरबीआई नए नोट छापती है। या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके चक्कर में भी आरबीआई नए नोट छापती है। तो ऐसे केसेस में जो आरबीआई है वो कंटिन्यूसली नए नोट छापती रहती है मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग कि कितना पैसा चाहिए इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए, ठीक है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही आया कि भाई आरबीआई का मेन काम क्या है कि जो भी कैश में करेंसी है उसे रेगुलेट करे। दूसरा फिर जो क्रेडिट में है उसे रेगुलेट करे। तो वही चीज यहाँ पे है कि आरबीआई नई करेंसी को इशू करती है ताकि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई हो रही है उससे भी डील किया जा सके। बोथ एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ये दोनों परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है इन द इकोनॉमी। फॉर द लेटर आरबीआई कंट्रोल्स सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी। यही नहीं, जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है किसको, सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी, कि भाई जो पैसा उधार पे है, ठीक है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है थ्रू वेरियस पॉलिसी मेजर्स, बहुत से पॉलिसीज को लगा के। अब वो कौन कौन से हैं समझते हैं। पहला क्या आएगा, बैंक रेट, जिसको हम डीप में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। तीसरा हमारे पास क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, ठीक है। और फोर्थ क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एटसेट्रा, सम ऑफ द अदर मेजर्स एडॉप्टेड बाय आरबीआई। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए आरबीआई जो है वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसके अलावा क्या करती है, क्रेडिट राशनिंग, कि भाई क्रेडिट का सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको हम एलएएफ बोलते हैं, इसको भी डीप में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। मोरल सुवेजन, ये सब कुछ तरीके होते हैं जिसके जरिए जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। तो ये हमने कुछ खास तरीके समझे। अब एक एक करके इनकी थोड़ी सी डीप में बात करते हैं। सबसे पहला क्या आता है, रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, जिसमें पहला क्या है, सीआरआर। इसकी बात मैं प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका हूं, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सीआरआर है वो क्या है, प्राइमरी रिजर्व, एसएलआर क्या है, सेकेंडरी रिजर्व। अब सीआरआर समझते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि आरबीआई क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास जो भी पैसा डिपॉजिट में आ रहा है, आपके पास यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा डिपॉजिट में आ रहा है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करवाया जाएगा। अब जब भाई कुछ हिस्सा जमा हो जाएगा आरबीआई के पास, तो जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट पे कम पैसा दे पाएंगे। यानी कि जब जब सीआरआर बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, कम हो जाती है, और जब भी सीआरआर क्या होता है, कम होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि सीआरआर बढ़ने का मतलब क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा रखना पड़ रहा है किसके पास, आरबीआई के पास, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो ऐसे केसेस में कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही कम बच रहा है, और जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो भाई क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ तो क्रेडिट क्रिएशन में दिक्कत आ जाएगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कैश रिजर्व रेशियो कम मेंटेन करना पड़ रहा है, यानी क्या है, अब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप एसएलआर भी समझ सकते हो, बस फर्क कितना है, ये प्राइमरी होता है, प्राइमरी रिजर्व, ये सेकेंडरी रिजर्व इसको बोलते हैं, एसएलआर को। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या आता है, बैंक रेट। अब बैंक रेट भी समझना बहुत जरूरी है। तो इट इज द रेट एट विच आरबीआई री इनकैशेस या फिर बाय बैक द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये वो रेट है जहां पे आरबीआई चीजों को खरीदती है, री इनकैश करती है, बाय बैक करती है सिक्योरिटीज को, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गई, प्रोमिसरी नोट्स हो गई। इट इज ऑल्सो द रेट एट विच लोन्स एंड एडवांसेस आर एक्सटेंडेड टू बैंक्स, यानी कि ये वो रेट भी होता है जहां पे लोन्स और एडवांसेस वो बैंक्स को दिए जाते हैं, ठीक है। तो बैंक रेट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन्स की जरूरत पड़ती है, एडवांसेस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में आरबीआई उनसे पैसा चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं हम बैंक रेट इसको बोल के चलते हैं। और दूसरा, इसी रेट के जरिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी वापस खरीदे जाते हैं, प्रोमिसरी नोट भी वापस खरीदे जाते हैं। चलो फिर अब आगे समझते हैं बैंक रेट के बारे में। तो हमने भी डिस्कस किया कि बैंक रेट वो रेट होते हैं जिस रेट पे आरबीआई अपने प्रोमिसरी नोट को, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को वापस बाय बैक करती है, इन कैश करती है। तो लेकिन समझ में ये आना चाहिए कि पहले बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है। ये दो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन को
ईजी करते हैं दो पर्सन्स के बीच में। मान लेते हैं दो ट्रेडर है, एक ए है एक बी है, ठीक है। बी जो है मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बायर है, और ए हमारा क्या है, सेलर है। अब बी ने बोला ए को, भाई मुझे कुछ गुड्स चाहिए 1 लाख रुपए के आपसे, ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट जब करूंगा जब वो गुड्स मेरे आगे बिक जाएंगे और वहां से पैसा आ जाएगा तो मैं मार्जिन कट करके अपना आपको पैसा वापस कर दूंगा। अब ए ने क्या बोला, ठीक है भाई, अब ए को भी अपना स्टॉक क्लियर करना है, तो ए बी ने बी उसे गुड्स दे दिए बी को, ठीक है, जो हमारा क्या था यहाँ पे बायर था, ठीक है, तो उसने गुड्स ले लिए। लेकिन मान लेते हैं कि अब इस बीच में सबूत क्या रहेगा ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो बी है, जो बायर है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना देगा ए के नाम पे, ठीक है, कि भाई इतने ड्यू डेट के बाद आपको ये पेमेंट क्या हो जाएगी, मेरी तरफ से मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं ए के पास जो है कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई और उसको पैसा इन कैश करना, उसको पैसा चाहिए, तो वो जाके कमर्शियल बैंक के पास जाके वो पैसा ले सकता है, अपने बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। तो इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों ही क्या होते हैं, कह सकता हूं कि वो जो है ट्रांजैक्शन को इजी करते हैं। यानी क्रेडिट पे काम चल रहा है, ठीक है, दोनों का काम हो गया, ए के प्रोडक्ट बिक गए, बी ने प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है, बी को इमीडिएट पैसे भी नहीं देने पड़े। जब वो बिल की डेट होगी तो अगर वो पैसा बिल बैंक में जमा करवा चुका है ए और वहां से पैसा ले चुका है, तो बैंक वाले बी के पास जाके यानी कि बायर के पास जाके अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और जो प्रॉमिसरी नोट है वो काम करते हैं। It is also the rate at which loans and advances are extended to the bank। तो हम जानते ही हैं कि ये वो रेट भी है जिसके जरिए जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको लोन मिलता है आरबीआई की तरफ से। अब समझते हैं दो चीजें, एक तो रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट्स। अब एक तो हमने देखा कि बैंक रेट भी वो रेट होता है जिसके जरिए कमर्शियल बैंक को पैसा मिल जाता है आरबीआई से। लेकिन मान लेते कोई शॉर्ट टर्म फंडिंग चाहिए, किसको, वो पैसा चाहिए अब कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक के पास एकदम से कोई फाइनेंशियल नीड आ गई, बहुत सारे कस्टमर्स आ गए पैसे मांगने, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास उतना पैसा है नहीं। अब कमर्शियल बैंक क्या करे, ठीक है, तो वो जाती है आरबीआई के पास, ठीक, उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो आरबीआई के पास क्या कि भाई मुझे ना कुछ टाइम के लिए पैसा उधार चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मेरे पास पैसा डिपॉजिट होगा मैं आपके पास क्या कर दूंगा, वापस जमा कर दूंगा। अब आरबीआई क्या बोलेगी, आरबीआई बोलेगी कि भाई पैसा फ्री में तो देंगे नहीं, हम एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे नॉमिनल सा, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होगा ना उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट वो रेट माना जाता है जिसके जरिए एक तरह से कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है, किससे, आरबीआई से, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट का उल्टा। अब अगर मान लेते हैं आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या बोलेगी, बैंक के पास जाएगी कि भाई कमर्शियल बैंक्स के पास कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप मुझे दो। अब आप ये बोलोगे कि भैया आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से पैसा क्यों उधार पे ले रही है, वो नोट छाप भी सकती है, पर भाई ऐसा करना कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। जितना ज़्यादा करेंसी सर्कुलेशन में रहेगी, मनी का फ्लो रहेगा मार्केट में, इकोनॉमी उतनी घटिया होती चली जाती है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारी कंट्रीज पहले ही मौजूद हैं, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे 2-2 लाख रुपए के ब्रेड मिलते हैं, ठीक है, तो भाई उनकी करेंसी की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि उन्होंने नोट इतने छापे किसी ना किसी दिक्कत की वजह से, फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से। लेकिन इसलिए जो आरबीआई अगर उससे पैसे की नीड है तो वो चाहे तो कमर्शियल बैंक से पैसा उधार पे ले सकती है। लेकिन अब आरबीआई जब इंटरेस्ट लेती है अपने पैसों के बदले तो आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाना भी पड़ेगा। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को वो पैसा देगी, वो पैसा वापस करेगी, तो विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और वो जो इंटरेस्ट होता है ना वो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। अब एक चीज आपको और समझाता हूं, जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है ना तो इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो पैसे का फ्लो है वो कमर्शियल बैंक से कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को देती है तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनसे पैसा ले लिया जाता है। अब जो आरबीआई है वो ऐसा पता क्यों करती है, ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बच जाए। क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, समझना मेरी बात को, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक से क्या मांगा जाएगा, पैसा, उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है, कमर्शियल बैंक अपना पैसा देंगे आरबीआई को। अब कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, पैसा कम हो गया। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेंगे, यही समझने वाली बात थी। और वहीं पर अगर रिवर्स रेपो रेट कम होता है, यानी कम इंटरेस्ट देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेने के बदले में, तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो भाई नॉर्मल लोगों को क्रेडिट पे देके, उधार पे देके खुश है, वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। और इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो मनी सप्लाई को इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरीके से भी मनी सप्लाई ठीक होता है। एक और तरीके से ना मनी सप्लाई कंट्रोल करती है आरबीआई यहाँ पे, पता है क्या, कोलेट्रल।
कि कोलेट्रल कितने का रखना है। आपने सुना होगा कोलेट्रल यानी कि गिरवी, जो मॉर्गेज रखते हैं चीजें, ठीक है, वो क्या रखवा रही है। क्योंकि जनरली आरबीआई क्या बोलती है कि भाई आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे किसी को भी लोन देने से पहले। आप उसका इनकम चेक करो कि उसका इनकम किस किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, बिजनेस इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो ये सब चीजें चेक की जाती हैं। दूसरा, आप गिरवी में क्या ले रहे हो। अगर गिरवी पे लोन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? हाईली सिक्योर्ड लोन बोलते हैं ऐसी चीजों को। क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी चीज के बदले लोन मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन ने कोई बाइक ली, बाइक के बदले लोन मिल गया, ठीक है, किसी पर्सन ने गाड़ी निकलवाई, गाड़ी के बदले लोन मिल गया, तो लोन इजीली पास हो जाता है। इसका एक रीजन पता है क्या होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्योंकि भाई अगर बैंक को पता है कि अगर तक वो लोन नहीं चुका पाते तो वो चीज जब्त की जा सकती है। तो जो यहाँ पे जो आरबीआई है ना, पता क्या बोलती है कि आप जो है ना वो कितने कट पे लोन दे रहे हो। जैसे मान लेते हैं कोई एसेट है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए मान ली मैंने एसेट की वैल्यू, ठीक है, तो 10 लाख रुपए हो गई है। अब आरबीआई क्या बोली, आप 10 लाख रुपए का सिर्फ 90% ही लोन दे सकते हो। 90% यानी कि 9 लाख रुपए तक। अगर आरबीआई क्या बोलती है कि कोलेट्रल का अब सिर्फ 80% लोन दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीका होता है क्रेडिट केस को कम करने का, क्योंकि अब आप सिर्फ 8 लाख रुपए लोन ले पाओगे। यानी कि कोलेट्रल पे जो लोन मिलता है ना वो कितने कट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, यानी कि कितना तक वो लोन मिल सकता है, 90% तक उस एसेट पे, 80% तक, 70% तक। ये चीज भी आरबीआई यूज करती है लोन या फिर मनी सप्लाई को कम करने के लिए, क्योंकि फिर लोगों को लोन कम मिलेगा, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और वहीं पे अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो क्या कर देती है कि भाई आप जो एसेट है ना उस पर 95% तक लोन कर दो। क्या हो गया, ठीक है, 5% का मार्जिन रखो, बस 95% तक का लोन कर दो, ठीक है। तो ये चीजें भी होती हैं। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इस तरीके से भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है कैसे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बना के रखनी है और हैंडल करनी है। तो इस तरीके से इन मॉनेटरी पॉलिसीज, इन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए आरबीआई जो है मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में और आखिरी कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है ना, जैसे कि हमने ये पढ़ा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग, इन सबको हम डीप में पढ़ेंगे आने वाले कंसेप्ट में, ठीक है, अगली वीडियो में, और वो होगी चैप्टर की आखिरी वीडियो। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गई है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन बच जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हो, और कोई बच्चा अगर इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहा है तो इग्नोर अड्डा जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।